मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, लखपति सी आई ओ ने सरद मेहरी से कहा। 2 साल बाद उसने उसे दोबारा देखा, और इस बच्चे को जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। शहर की रोशनियां इस रात बारिश में माइकल रास के पींट हाउस की खिड़कियों से पघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। अंदर हुआ तनाव से भरी हुई थी, इस किस्म का जो किसी चीज के टूटने से पहले होता है। एमिली कमरे के बीच में खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो बेमुश्किल अपनी सूचें सुन सकती थी। उसने उस गुफ्तगू की 100 बार मशक की थी। उसने तसव्वुर किया था कि ये कितने तरीकों से होगी, लेकिन किसी चीज ने उसे उसकी आंखों में मौजूद सरद नजर के लिए तैयार नहीं किया था। जब वो आखिरकार बोला, माइकल ने आहिस्ता से कहा, उसकी आवाज टूट रही थी, मैं हामिला हूं। अल्फाज हुआ में तैरने लगे, नाजुक और लिर्जते हुए, जैसे टूटने वाला शीशा हो। एक लम्हे के लिए वो नहीं हिला, उसने सिर्फ उसे घूरा। उसके तासरात नाकाबिल फहम थे। खामोशी इतनी तवील हुई कि नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खड़ा हुआ, इसका लंबा कद उस पर साया डाल रहा था। तुम क्या हो? उसने कहा। उसका लहजा धीमा और काबू में था, लेकिन उसके नीचे वो खतरा सुन सकती थी। हामला, मैं एक बच्चा पैदा करने वाली हूं। उसने दोबारा सरगोशी की, अपने हाथों को भींच लिया ताकि उन्हें कांपने से रोका जा सके। उसने सोचा कि शायद, सिर्फ शायद, वो उसके करीब आएगा। शायद वो मुस्कराएगा, शायद वो उसके गाल को छुएगा जैसे वो करता था और कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय वो हंसा, मेहरबानी से नहीं बल्कि तलखी से, जैसे उसके अल्फाज ने उसे तौहीन दी हो। तुम संजीदा नहीं हो सकते, उसने कहा। आइमली, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब क्या है? उसने उसकी नजरों से नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सरद फूलाद की थीं। इसका मतलब है कि हमारा एक बच्चा होने वाला है, माइकल, उसने कहा। उसकी आवाज लर्ज रही थी, लेकिन इतनी मजबूत थी कि खुद को संभाल सके। हमारा बच्चा। वो तेजी से मुड़ा, अपने बालों में हाथ फेरा। नहीं, वो बड़बड़ाया। हमारा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूंगा। उसने महसूस किया कि उसका गला बंद हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो? उसने सरगोशी की। वो उसे देखने के लिए मुड़ा। उसका चेहरा सख्त था, नरमी का हर निशान गायब हो चुका था। मैंने तुम्हें पहले बताया था, उसने कहा। हर लफ्ज एक छुरी की तरह था। मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं पिस। लफ्ज ने उसे आर पार कर दिया, उसका सांस छीन लिया। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसके होंठ अलग हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने जारी रखा, उसकी आवाज अब मजीद सरद थी। तुम एक खलफशार थीं, एमिली, बस इतना ही। मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता कि ये टिटे सबको बर्बाद कर दे जो मैंने बनाया है। मेरी जिंदगी, मेरी कंपनी, मेरा मुस्तकबल। मैं ये सब इसलिए नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तुमने एक गलती की। एक गलती? उसने दोहराया। लफ्ज बेमुश्किल सुनाई दे रहा था। ये वही है जो तुम समझते हो कि ये है। इसका सीना जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। इसकी दुनिया सस्त रफ्तारी से बिखर रही थी। उसने दूसरी तरफ देखा। इसका जबड़ा सख्त था, उसकी आंखों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें उसका ख्याल रखने की जरूरत है, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज दूर थी। तुम उसे नहीं रख सकते। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हें मुआवजा दिया जाए। लेकिन इसने उनके दरमियान इशारा किया। यह अब खत्म होता है। उसने उसे घूरा, बेयकीनी होलनाकी में बदल गई। तुम संजीदा नहीं हो सकते,
उसने कहा, करीब आते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। माइकल, ब्राह करम, ये हमारा बच्चा है। वो इस तरह कांपा जैसे इस लफ्ज ने उसे जला दिया हो। असे ये मत कहो। वो चलाया। मैं ये नहीं करूंगा। इसका गुस्सा कमरे में गरज की तरह भर गया। एमिली ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। जिस आदमी से उसने मोहब्बत की थी, जिस आदमी के बारे में उसने यकीन किया था कि वो मेहरबानी और गर्मजोशी के काबिल है, वो जा चुका था। उसकी जगह कोई ऐसा था जिसे वो पहचानती नहीं थी, कोई ऐसा जो उसे उस तरह देख रहा था जैसे वो एक जहमत से बढ़कर कुछ ना हो। आनसोवम ने उसकी नजर धंधला दी, लेकिन उसने उन्हें करने से इनकार कर दिया। वो उसे अपना टूटना नहीं देखने देगी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जानती हूं, उसने सरगोशी की। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ दरवाजे की तरफ चला गया। इसकी हरकतें तेज मशीनी थीं, जैसे वो उससे इतनी जल्दी दूर नहीं जा सकता था। ऐसा मत करो माइकल, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे अपने आप से नफरत करने पर मजबूर मत करो। वह रख गया। इसका हाथ हैंडल पर था, लेकिन वो मुड़ा नहीं। फिर मुझसे नफरत करो, उसने धीमी आवाज में कहा। यह हम दोनों के लिए आसान बना देगा। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और आवाज गोली की तरह गूंजी। वो वहां काफी देर तक खड़ी रही, हिलने से कासिर, सांस लेने से कासिर। अपार्टमेंट अचानक बहुत बड़ा महसूस हुआ। खामोशी बोझल, दम घटने वाली। बाहर बारिश तेज हो गई, शीशे से टकराने लगी, जैसे वो अंदर आना चाहती हो। वो फर्श पर गिर गई, अपने पीठ को पकड़ लिया। आनसुवम के दरमियान सरगोशी की। ठीक है, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये सिर्फ बच्चे से वादा नहीं था, ये अपने आप से एक अहद था। घंटे गुजर गए पहले कि वो आखिरकार उठने की ताकत जमा कर सके। उसने अपना सामान आहिस्ता आहिस्ता बाकायदगी से पैक किया, जैसे एहतियात से हरकत करने से वो खुद को जोड़े रख सकती हो। बाहर का शहर बेहस रोशनियों से चमक रहा था। दुनिया घूमती रही जबकि उसकी दुनिया बिखर रही थी। जब वो कार बारिश में बाहर निकली तो वो ठंडी थी, जिसने फौरी तौर पर उसके कोट को भगो दिया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो पीछे मुड़े बगैर चली, हर कदम बोझल लेकिन मुस्तहकम। टैक्सी ड्राइवर ने कोई सवाल नहीं किया जब उसने उसे शहर के दूसरी तरफ एक सस्ते मोटल का पता दिया। वो पिछली सीट पर बैठ गई, गीले फुटपाथ पर नीवन के अक्स देखती रही। उसके ख्यालात धंधले थे। जब वो मध्यम रोशनी वाले छोटे कमरे में पहुंची तो थकन ने उसे खा लिया था। उसने अपना बैग फर्श पर गिराया और बिस्तर पर लेट गई, एक हाथ हिफाजती तौर पर अपने पीठ पर रखा। इस रात पहली बार उसने खुद को रोने दिया, खामोशी से, बेबस होकर, यहां तक कि उसके पास कोई आंसू बाकी न रहा। जब नींद ने आखिरकार उसे मगलूब किया तो वो बेचैन और सतही थी, लेकिन अंधेरे में कहीं यमन की एक छोटी सी झलक थी। हर चीज के बावजूद वो अब अकेली नहीं थी। उसके अंदर जिंदगी शुरू हो रही थी, और उस जिंदगी ने जितनी वो नाजुक और छोटी थी, उसे वो चीज दी जो माइकल रास कभी नहीं छीन सकता था। अमित, जो हफ्ते गुजरे वो एक धंध के अंदर रहने की तरह महसूस हुए, जहां हर दिन अगले दिन में जम हो जाता था और रात लैमतनाही महसूस होती थी। एमिली ने उससे पहले कभी नहीं जाना था कि हकीकी तन्हाई क्या होती है। उसके नए अपार्टमेंट की खामोशी तकरीबन नाकाबिल बर्दाश्त थी।
सिर्फ रेफ्रिजरेटर की गूंज या एक पुरानी घड़ी की मुस्तकिल टुक टुक से टूटती थी जो उसने सेकंड हैंड दुकान से खरीदी थी। वह हर सुबह बारीक पर्दों से छनती हुई पीली रोशनी में जागती और छत को घूरती रहती, ये सोचते हुए कि उसकी जिंदगी यहां तक कैसे पहुंची। कभी कभी वो तसव्वुर करती कि वो जागेगी और उसे एहसास होगा कि ये सब एक डरावना ख्वाब था कि वह बावर्ची खाने से माइकल की पुकारने की आवाज सुनेगी। उसकी हंसी कमरे में हमारे उस तरह भर जाएगी जैसे वो हुआ करती थी, लेकिन जब वो अपना हाथ बढ़ाती तो उसका हाथ सिर्फ अपने पास खाली जगह पाता और हकीकत उस पर उस बूझ की तरह दबाती जिससे वो बच नहीं सकती थी। उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए जितना हो सके काम किया। वो छोटा सा कलिंक जो उसने शहर के एक पसमानदा हिस्से में पाया था, वो परक्षिश नहीं था, लेकिन ये एक मुस्तकिल काम था और उसे टूटने से बचाता था। उसके साथी कारकन उससे उसके माजी के बारे में सवाल नहीं करते थे, जो एक ऐसी मेहरबानी थी जिसकी उसने तवक्को नहीं की थी। वो अपने पेट के बढ़ते हुए झुकाव को छिपाने के लिए ढीले स्वेटर पहनती थी। अभी तक गैर यकीनी थी कि क्या वह उसे किसी को बताने के लिए तैयार है। अपने राज को रखने में एक खामोश वक़ार था, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी का एक टुकड़ा अपने दिल के करीब रख रही हो। दुनिया के फैसले से दूर सादा हमल आसान नहीं था। थकन मुस्तकिल थी और कुछ सुबहों को वो मुतली और चक्कर के साथ जागती। उसका जिस्म नींद की कमी से थक जाता, लेकिन जब भी वो चेक अप के दौरान अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुनती, एक मुस्तकिल और मौजज़ाती ताल, तो ये उसे याद दिलाता कि उसकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा बाकी है। यह ऐसा था जैसे वो आवाज उसे हर बार दोबारा जोड़ देती थी जब उसने सोचा कि वो बखर सकती है। कभी कभी वो बच्चे से धीमी आवाज में बात करती, तकरीबन एक दुआ की तरह। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, वो एक छोटी और कानपती हुई मुस्कुराहट के साथ सरगोशी करती। तुम्हें होना पड़ेगा। रातें सबसे मुश्किल थीं। यह तब था जब मैंने भी कम यादें बहा आते तेज और बेरहम। उसे याद आता कि माइकल के हाथ किस तरह उसके हाथों में फट होते थे, उसकी आवाज की गर्मजोशी उससे पहले कि वो सर्द हो जाती, वो वादे जो अब झूठ लगते थे। वो सोचती कि क्या वो कभी उसके बारे में सोचता है? क्या उसे पछतावा हुआ? क्या उसने कुछ महसूस किया जब वो चली गई? जब भी उसने उससे नफरत करने की कोशिश की, वो खुद को नाकाम पाती। गुस्सा उसके सीने में आग की तरह उठता, लेकिन वो हमेशा उदासी में खत्म हो जाता। वो जानती थी कि उसे जाने देना होगा, लेकिन इस शख्स को जाने देना जो कभी आपकी पूरी दुनिया था, ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात हो जाए। ये वो चीज थी जो आप थोड़ी थोड़ी करके, एक एक तकलीफ दह टकड़े करके करते थे। अपने 5वें महीने तक इसका पेट इतना गोल हो गया था कि उसे छुपाना नामुमकिन था। उसने कलेंक में अपने बास को बताया, फैसले या रहम की तवक्को करते हुए, लेकिन उसके बजाय उसने सिर्फ सिर हिलाया और उसे अपना ख्याल रखने को कहा। इस मेहरबानी के छोटे से अमल ने उसे तकरीबन रिला दिया। दूसरी नर्सों ने उसके लिए छोटे तहाइफ लाना शुरू कर दिए, चाय के लिए थर्मास, कर्ममोजों का जोड़ा, चॉकलेट का डब्बा। ये तब था जब उसे एहसास हुआ कि जब जिंदगी पेचीदा हो जाती है तो तमाम लोग दूर नहीं जाते। ये मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद के करीब कुछ था। एक रात, एक खास तौर पर तवील दिन के बाद, उसने खुद को पार्क के एक बंच पर बैठा हुआ पाया जहां से पानी नजर आता था। हवा ठंडी और नम थी और शहर की रोशनियां सतह पर बिखरे हुए सितारों की तरह चमक रही थीं।
उसने अपना एक हाथ अपने पीठ पर रखा और लहरों में अक्स देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उसे कभी तुम्हारे बारे में मालूम होगा? उसने सरगोशी की। क्या उसे जरा भी परवाह होगी? बच्चे ने जवाब में नरमी से लात मारी, जैसे उसे जवाब दे रहा हो, और वह अपने आनसुअम के दरमियान धीमी आवाज में हंसी। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने आखिरकार कहा। तुम्हारे पास में हूं, ये काफी है। और पहली बार उसने वाकई उस पर यकीन किया। महीने सस्त रफ्तार से गुजरे और हर एक के साथ वो ज्यादा मजबूत हो गई। उसने पैसे बचाए, एक थोड़े बेहतर अपार्टमेंट में मुंतकिल हुई, दोबारा अपने लिए जीना सीखा। अब अमन के लम्हात थे, छोटे, आर्जी लेकिन हकीकी। उसे अपनी लचक पर फख्र महसूस होने लगा, इस चीज से बच जाने पर फख्र जिसने उसे तकरीबन तबाह कर दिया था। फिर वो रात आई जब उसे दर्द-ए-ज़ह शुरू हुआ। ये बहार का आगाज था और खिड़कियों पर बारिश बरस रही थी जब सकड़ाव शुरू हुआ। पहले उसे खौफ ने अपनी लपेट में लिया, एक कुचा और मफलूज कर देने वाला खौफ कि वो ये नहीं कर पाएगी, कि वो ये अकेले नहीं कर सकती। लेकिन फिर ख्याल आया, वाज़ेह और मुस्तहकम, उसने पहले ही सब कुछ अकेले कर लिया था, वो ये भी कर सकती थी। उसने अस्पताल के लिए टैक्सी ली, अपना छोटा बैग पकड़ा, दर्द के दरमियान सांस ली जबकि शहर गीले नीवन की झलकियों में गुजर रहा था। नर्सें मेहरबान थीं, उनकी आवाजें पुरस्कून और इत्मीनान बख्श थीं, लेकिन कमरा अभी भी बहुत बड़ा, बहुत खाली महसूस हो रहा था, किसी के बगैर जो उसके पास इंतजार कर रहा हो। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, लहरें उसके जिस्म से टकराती रहें, लेकिन इन सब के नीचे कहीं उसे एक ऐसी ताकत मिली जो उसे मालूम नहीं थी कि उसके पास है। घंटों बाद जब रोने की आवाजें आखिरकार कमरे में भर गईं, वो सुकून से खामोशी से सस्कियां भरने लगी। डॉक्टर ने उसके बाजूबन में एक छोटा सा बंडल रखा और एमिली ने अपनी बेटी को देखा, बेमुश्किल सांस लेने के काबिल। बच्चे की जलद नरम और गुलाबी थी, उसकी नुन्ही अंगलियां फितरी तौर पर एमिली के अंगूठे के गर्द मड़ गईं, लेकिन ये आंखें थीं जिन्होंने उसे नहता कर दिया। सरमई आंखें, गहरी और खोजी, इतनी तकलीफ दह हद तक जानी पहचानी। हेलो, उसने सरगोशी की अपने गाल से एक आंसू पूंछते हुए। मैं तुम्हारी मुम्मा हूं। बच्चे ने आहिस्ता से आंखें झपकाएं। इसका मन्ना एक छोटी सी जमाई में खुला और एमिली ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है। सारा दर्द, दिल टूटना, तन्हाई, वो अभी भी वहां था, लेकिन अब उसका एक मतलब था। ये उसे यहां तक ले आया था, इस लम्हे तक, इस बची तक। उसने बच्चे के माथे पर अपने होंठ दबाए और अपनी आंखें बंद कर लें। अब तुम मेरी पूरी दुनिया हो, उसने बड़बड़ाया, और मैं वादा करती हूं कि मैं कभी किसी को तुम्हें इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी जिस तरह उसने मुझे पहुंचाई। जब सुबह हुई, तूफान गुजर चुका था और सूरज की पेली रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। बाहर की दुनिया नई, ढली हुई और साफ नजर आती थी। एमिली बिस्तर पर बैठ गई। बच्चा उसके सीने पर सवया हुआ था और वो पहली बार मुस्कुराई जिसके लिए तुम्हें एक अब्दियत महसूस हुई। ये वो रोशन और लापरवाह मुस्कुराहट नहीं थी जो उसके पास कभी हुआ करती थी। ये छोटी थी, त्रम थी, इस किस्म की मुस्कुराहट जो किसी ऐसी चीज से बचने के बाद आती है जिसने आपको तोड़ दिया होता। वो नहीं जानती थी कि मुस्तकबल में क्या होगा, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को देखा, उसे एहसास हुआ कि उसे जानने की जरूरत नहीं है। पहली बार नामालूम चीज ने उसे खौफजदा नहीं किया। ये एक इम्कान की तरह महसूस हुआ। लिली की पैदाइश के बाद के महीने बेख्वाब रातों,
नरम रोने की आवाजों और खामोश लचक के धंधलके में गुजरे। एमिली ने जल्द ही सीख लिया कि मां बनना सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल चीज है जिसका उसने कभी सामना किया था। अपार्टमेंट छोटा था, बल कभी खत्म नहीं होते थे और तन्हाई कभी कभी उसे इतनी दबाते कि उसे लगता कि उसका दम घुट जाएगा। ताहम जब भी वो अपनी बेटी को देखती, उन सरमई आंखों को जो उसे मुकम्मल एतमाद के साथ देख रही थीं, तो उसके अंदर कुछ मुस्तहकम हो जाता। लेली नन्ही, नाजुक और कामिल थी। उसकी छोटी अंगलियां जब भी हो सकता एमिली की अंगलियों के गर्द लिपट जाते और उस छोटी सी छूने में एमिली को आगे बढ़ने की ताकत मिलती। इन दिनों में भी जब उसे लगता कि वो नहीं कर सकती। पहले हफ्ते एक अफरात फरी थे। एमिली मुस्तकिल तौर पर थकी हुई थी। वो अक्सर तुलुआ आफताब से पहले जागती। उसकी कमर में दर्द होता। उसके बाजू लेली को घंटों पकड़ने से कांपते थे। लेकिन थकन की धंध के बावजूद उन खामोश सुबहों में कुछ जादुई था, जब सिर्फ वो दोनों थीं। बाहर का शहर अभी सो रहा था। सड़कें खाली और भूरी थीं और वो खिड़की के पास बैठ जाती, लेली को आहिस्ता आहिस्ता झूलती, उसे एक ऐसे मुस्तकबल के बारे में कहानियां सुनाती जो अभी वजूद में नहीं आया था। वो उसे उस समंदर के बारे में बताती जो वो चाहती थी कि वो एक दिन देखे, उन फूलों के बारे में जो बहार में खुलते हैं, मेहरबानी, हिम्मत और इस मोहब्बत के बारे में जो तकलीफ नहीं देती। तुम्हें ये सब मिलेगा, वो सरगोशी करती। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी। इसके दिन कल्लैंक में पार्ट टाइम काम करते हुए गुजरते और उसकी रातें लेली की देखभाल करते हुए। उसने एक हाथ में फेडर को मतवाजन करना सीख लिया, जबकि दूसरे हाथ से मेडिकल नोट्स लिखती। उसने मुस्कराना सीख लिया चाहे वो रोना चाहती हो। वो डॉक्टर जिनके साथ वो काम करती थी उसकी खामोश अज़म का एहतराम करते थे। हालान का उनमें से कोई भी उसकी कहानी नहीं जानता था। कभी कभी जब बड़ी नर्सों में से कोई उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के देखती तो वो उसके कंधे पर हाथ रखती और नरमी से कहती, तुम बहुत अच्छा कर रही हो प्यारी। हमदर्दी के वो छोटे लम्हात उसे चलाते रहते थे। दिन पैसा हमेशा कम रहता था। वो जितनी बार तस्लीम करती उससे ज्यादा बार खाना छोड़ देती। यह यकीनी बनाते हुए कि लेली के पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। जो स्ट्रोलर वो इस्तेमाल करती थी वो सेकंड हैंड था। झूला, ये कोई ऐसी चीज थी जो उसे ऑनलाइन मफत मिली थी और बच्चे के कपड़े एक मेहरबान मरीज ने अतिया किए थे जिसने उसके बढ़ते हुए पीठ को देखा था। ताहम इस छोटे से अपार्टमेंट में टूटे हुए फर्नीचर और सेकंड हैंड कंबलों के दरमियान एमिली ने वो महसूस किया जो उसने तवील अरसे से महसूस नहीं किया था। मकसद, हर बेख्वाब रात, हर आंसू, हर दर्द अब किसी मानी का हामिल था। उसकी जिंदगी में फिर से समत थी। कभी कभी ताहिम माजी चपके से वापस आ जाता। ऐसी रातें होते जब वह सो नहीं पाती थी, जब वो खुद को छत को घूरते हुए पाती, उसकी आवाज याद करते हुए उसके सरद अल्फाज, मुझे बच्चा चाहिए लेकिन तुम्हारे साथ नहीं बस। वह उसके जहन में एक पुराने रिकॉर्ड की तरह दोहराए जाते और वो वही शदीद दर्द महसूस करती जो उसने उस रात महसूस किया था जब उसने उसे निकाल दिया था। लेकिन फिर लेली उसके पास हिलती, उसका छोटा हाथ एमिली को ढूंढता और सारी तलखी खत्म हो जाती। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के सबसे जालिम लम्हे से कुछ ऐसा खालिस निकला है जिसने उसे वक्त से ज्यादा शफा दी है। जब लेली 6 माह की हुई, एमिली उसे पहली बार पार्क ले गई। ये सुबह सवेरे का वक्त था। हुआ अभी भी ठंडी थी। घास शबनम से चमक रही थी।
उसने जमीन पर एक छोटा सा कंबल बिछाया और लेली को लिटा दिया, ये देखते हुए कि उसकी बेटी किस तरह खुशी से टांगे मार रही है और सूरज की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक बूढ़ी खातून जो करीबी बेंच पर बैठी थी उसे देखकर मुस्कुराई। पहली, उसने मेहरबानी से पूछा। एमिली ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। क्या तुम एक शानदार काम कर रही हो? उसने अपनी किताब की तरफ वापस जाने से पहले कहा। वो जुमला जो इतनी आसानी से कहा गया था, एमिली के साथ हफ्तों तक रहा। यह पहली बार था कि किसी ने उसे बताया कि वो काफी है। जैसे जैसे लेली बड़ी हुई, वो ज्यादा मुतजस्सिस, ज्यादा जिंदा हो गई। उसकी हंसी अपार्टमेंट में भर जाती, दीवारों में मौसीकी की तरह गूंजती। इसकी आदत थी कि वो एमिली के बाल खींचती और बेमानी अल्फाज टाती जिनका किसी तरह इन दोनों के लिए एक मुकम्मल मतलब होता। मुश्किल दिनों में एमिली उसे मजबूती से पकड़ती, उसकी जल्द से बच्चे की बो सूंघती, खुद को याद दिलाती कि वो सब कुछ जो उसने बर्दाश्त किया था वो उसके काबिल था। आम लम्हात में एक खामोश खुशी थी। उसे खुलाना, उसे नहलाना, उसे अपने चेहरे के करीब एक छोटा सा हाथ रखे सोते हुए देखना। 2 साल तकरीबन उसे महसूस हुए बगैर गुजर गए। एमिली ने हबूब ने अपनी बेटी के गर्द एक जिंदगी बना ली थी, काम, घर और हंसी की एक नाजुक लेकिन मुस्तकिल ताल। उसने माइकल के बारे में सोचना छोड़ दिया था, या कम उसने खुद को बताया था कि उसने ऐसा किया है। कभी कभार जब वो किसी अखबार के पास से गुजरती या टीवी पर माली खबरों की झलक देखती तो वो उसका नाम जिक्र होते हुए देखती। अब भी कामयाब, अब भी ताकतवर, अब भी अछूता। वो जल्दी से नजरें फेर लेती। इसका दिल जकड़ा जाता, लेकिन अब मोहब्बत से नहीं, किसी ऐसी चीज से जो रहम के मशाबह थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, इज्जत, लेकिन उसके पास कुछ बहुत ज्यादा कीमती था। उसके पास सुकून था, उसके पास लेली थी। एक रात कलेंक में एक तवील दिन के बाद वो सोफे पर लेली के साथ बैठी उसे कहानी सुना रही थी। लेली का सिर उसके सीने पर था, उसका छोटा जिस्म गर्म और नींद से बोझल था। एमिली ने अपनी अंगुलियां अपनी बेटी के सियाह घंघरियाले बालों में फेरी और सरगोशी की। तुम मेरा मौजज़ा हो, क्या तुम जानती हो? लेली ने जवाब नहीं दिया। वो पहले ही आधी सोई हुई थी, लेकिन वो मुस्कुराई, एक नरम और नींद भरी मुस्कुराहट जिसने एमिली के सीने को मोहब्बत से भर दिया। लेली को लिटाने के बाद एमिली खिड़की के पास खड़ी शहर को देखने लगी। रोशनियां फासले पर चमक रही थीं और पहली बार वो अब अकेली महसूस नहीं कर रही थी। जिंदगी आसान नहीं थी और शायद कभी नहीं होगी, लेकिन उसे ऐसी जगहों पर ताकत मिली थी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मौजूद हैं। उसने सीख लिया था कि मोहब्बत वो चीज नहीं है जिसकी आप भीख मांगते हैं, ये वो चीज है जिसे आप बनाते हैं, वो चीज जो आप बदले में कुछ भी तवक्का किए गैर आजादाना तौर पर देते हैं। और जब वो वहां थी, शीशे में उसका अक्स धुंधला था। उसे एहसास हुआ कि वो अब इस टूटी हुई औरत को नहीं देख रही जो 2 साल पहले बारिश में निकली थी। वो किसी नए चुवाहे शख्स को देख रही थी, कोई ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरसकून और एक खामोश आग से भरा हुआ। वो नहीं जानती थी कि तकदीर पहले ही घूम रही है कि उसकी दुनिया एक बार फिर उस शख्स से टकराने वाली है जिससे उसने अहद किया था कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस छोटे से अपार्टमेंट में उसकी बेटी के साथ जो अगले कमरे में पुरसुकून सो रही थी, एमिली ने खुद को मुतमईन महसूस करने दिया। तूफान गुजर चुका था, या उसने ऐसा ही सोचा था।
वो सुबह जब ये हुआ, किसी भी दूसरी सुबह की तरह शुरू हुई, पुरस्कन और आम। इस किस्म का दिन जो अपनी पेशीन गोई में महफूज महसूस होता था। एमिली सूरज निकलने से पहले जाग गई, खिड़की पर बारिश की हल्की आवाज के साथ। उसने खामोशी से काफी बनाई ताकि लेली को न जगाए, जो अभी भी अपने छोटे गुलाबी कंबल के नीचे दबकी हुई थी। अपार्टमेंट से वनीला और लॉन्ड्री डिटर्जेंट की हल्की बू आ रही थी। वो छोटी राहतें जो उसने अपनी जिंदगी में उसे गर्म रखने के लिए बनाई थीं, वह अपनी सुबह की रूटीन में मशक्क़त की आसानी के साथ चली। बाल ब्रश किए, लेली का डिकियर के लिए छोटा लंच पीक किया और खामोशी को भरने के लिए धीमी आवाज में गनगनाती रही। यह प्रामन था और एक बार के लिए उसने यकीन किया कि यह अमन कायम रह सकता है। जब वह क्लिनिक पहुंची तो बादल छटने लगे थे। शहर ढला हुआ और चमकदार रह गया था। उसने रिसेप्शनिस्ट को हेलो कहा, अपना कोट दफ्तर की कुर्सी की पिष्ट पर लटकाया और मरीजों की फाइलों को तरतीब देने बैठ गई। गुफ्तगू का धीमा इर्ताश, आंटी सी पटक और काफी की बो, काम के दिन की जानी पहचानी ताले, सब कुछ मुस्तहकम महसूस हो रहा था। फिर दोपहर से जरा पहले क्लिनिक का मैनेजर एक लंबे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ जो सियाह सूट में था। इसकी आवाज इस हद तक खुशगवार लहजे में थी जो लोग घबराहट में इस्तेमाल करते हैं। सब लोग ये हमारे नए सरमायाकार हैं, उसने कहा। मिस्टर रास अब से हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। इसका दिल रख गया। उसे वो नाम जानने के लिए ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी। ये वो था जिसने उसके ख्वाबों का ताक़ुब किया था, जो पिछले 2 सालों से एक जख्म और एक वार्निंग दोनों रहा था। उसके हाथों में कागजात कांपने लगे जबकि उसने सांस लेने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता, हर उस जबलत के खिलाफ जो उसे भागने का कह रही थी, उसने आंखें उठाएं। वहां वो था। रास तकरीबन वैसा ही लग रहा था और फिर भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ। उसके सियाह बाल थोड़े लंबे थे, उसका चेहरा ज्यादा तेज, जैसे सालों ने उसके खुदुखाल में ज्यादा संजीदगी तराश दी हो। वो अभी भी उस बेमेहनत एतमाद को एक ढाल की तरह पहने हुए था, इस किस्म का जो लोगों को तोजा देने पर मजबूर करता है जब वो किसी कमरे में दाखिल होता है। लेकिन उसके नीचे अब कुछ और था, कुछ ज्यादा पुरसकून, ज्यादा थका हुआ, जैसे उसने बरसों चीज का पीछा किया हो जिसे वो पा नहीं सका। उनकी आंखें मिलें और इस लम्हे में कमरे से हुआ गायब होती महसूस हुई। एमिली का पहला ख्याल बेयकीनी का था। यह नहीं हो सकता था कि वह उसे पहचान ले। यहां नहीं, इस तरह नहीं। उसने जल्दी से नजरें फेर लें, इसका दिल धड़क रहा था। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई और वो जाने के लिए मुड़ा तो उसकी नजर इस पर एक लम्हा ज्यादा ठहरी जितनी होनी चाहिए थी। वह उसे महसूस कर सकती थी, बोझल और खोजी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने दुआ की कि वो करे। वो दुआ कबूल नहीं हुई। इस दिन बाद में वो काफी मशीन के पास खड़ी थी, एक कप भर रही थी, जब उसने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस की। एमिली, एक आवाज आई, धीमी और गैर यकीनी। इसका हाथ हुआ मैं जम गया। आहिस्ता से उसने अपना सिर घुमाया। वो वहां खड़ा था, इतना करीब कि वो उसके परफ्यूम को सूंघ सकती थी। जानी पहचानी, तकलीफ दह हद तक जानी पहचानी। एक तवील लम्हे तक दोनों में से कोई नहीं बोला। कुछ वक्त हो गया है, उसने आखिरकार कहा। उसका लहजा उसकी याददाश्त से ज्यादा लहजा उसकी नरम था। उसने उसे घूरा। उसके तासरात एहतियात से गैर जानबदार थे। हाँ,
उसने धीमी आवाज में कहा। ऐसा ही है। इसकी आवाज नहीं कान पी, हालांकि उसके हाथ ऐसा करना चाहते थे। उसने उसे देखा, उसके चेहरे पर कुछ तलाश करते हुए। शायद इस लड़की को जिसे वो कभी जानता था, जिसे उसने इतनी आसानी से तबाह कर दिया था। लेकिन वो लड़की जा चुकी थी। जो उसके सामने उपुटाने अब थी वो कोई और थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम, कोई ऐसा जिसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसने भी उसे महसूस किया होगा। उसका जबड़ा थोड़ा सा सख्त हुआ। तुम मुख्तलिफ लग रही हो, उसने कहा, और उसकी आवाज में पुछतावे जैसी कोई चीज थी। जिंदगियां ऐसा करती है, उसने अपना कप रखते हुए सादगी से जवाब दिया। वो जाने ही वाली थी जब वो दोबारा बोला, इस बार ज्यादा हचकिचाहट के साथ, क्या तुम अभी भी सेहत के शाबे में काम करती हो? हाँ, उसने कहा, और मुझे ये पसंद है, यह अच्छा है। वो बड़बड़ाया, तकरीबन जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। फिर एक वक्फे के बाद उसने इजाफा किया, नहीं। उसने उसे काट दिया, उसका लहजा मुस्तहकम। वो हैरत से पलकें झपकने लगा। ऐसा कुछ मत कहो जो तुम महसूस नहीं करते। तुम पर मेरा कोई उधार नहीं, माइकल। एक तवील लम्हे तक वो खामोशी में रहे। वो उसकी नजरों का बोझ महसूस कर सकती थी। वो उन चीजों का तूफान महसूस कर सकती थी जो वो कहना चाहता था, लेकिन नहीं कह सका। आखिरकार वो मड़ी और चली गई, उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया। एक आदमी जो अचानक अपने महंगे सोट में उससे छोटा लग रहा था जितना उसने उसे पहले कभी देखा था। इस रात काम के बाद उसने लेली को डे केयर से लिया। नन्ही बच्ची उसकी तरफ भागी। उसकी हंसी रोशन और मीठी थी। एमिली उसे अपने बाजोवन में लेने के लिए झुकी, अपनी बेटी के बालों की नरम खुशबू को महसूस किया। इस लम्हे में दुनिया फिर से ठीक महसूस हुई। मामा, अंदाजा लगाएं किया, लेली ने कहा। इसकी छोटी आवाज जोश से भरी हुई थी। कल हम जानवरों के मासक बनाएंगे। एमिली मुस्कराई। इसका दिल हमेशा की तरह पिघल गया जब लेली मुस्कराती थी। वो एक साथ घर की तरफ चले, हाथ में हाथ लिए। शहर ग्रोब आफताब में सुनहरा चमक रहा था, लेकिन जब वो पार्क के करीब कोने से मुड़े, एमिली का सांस रुक गया। सड़क के दूसरी तरफ एक शानदार काली कार के पास खड़ा माइकल था। वो पहले उसे नहीं देख रहा था, लेकिन जब लेली की हंसी सड़क के दूसरी तरफ पहुंची, वो मुड़ा और जम गया। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। उसने उन्हें घूरा, आंखें खुली की खुली, उसके ताथरात नाकाबिल फहम। लेली तनाव से बेखबर, उसने खुशी से उसे हाथ हिलाया। इसका छोटा हाथ हुआ, मैं लहराया। उसने जवाब में हाथ नहीं हिलाया। वो बहुत ज्यादा दंग था। उसकी नजर बची पर जमी थी। उसके सियाह घंघरियाले बाल, उसकी छोटी सी मुस्कुराहट, उसकी गैर मुबहम सरमई आंखें, उसकी अपनी आंखें। एमिली ने महसूस किया कि दुनिया झुक गई है। इसके कानों में नब्ज गूंज रही थी। इसका पीठ घबराहट से मड़ रहा था। उसने लेली का हाथ ज्यादा मजबूती से पकड़ा, अपनी आवाज को परस्कून रहने पर मजबूर किया। चलो प्यारी, उसने नरमी से कहा, घर चलते हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब वो सड़क पार करके घर की तरफ बढ़ी, लेकिन वो उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी जब तक कि वो कोने से मुड़कर गायब ना हो गई। इस रात लेली को लिटाने के बाद गई, खिड़की से शहर की परसकून चमक को देख रही थी। वो जानती थी कि क्या आने वाला है। उसने देख लिया था, वो जान गया था। वो नहीं जानती थी कि वो कल आएगा या अगले दिन
या वो उसे दोबारा तलाश करने की कोशिश करेगा या नहीं। लेकिन वो एक बात यकीन के साथ जानती थी, इसकी एहतियात से बनी दुनिया बदलने वाली थी। उसने 2 साल दीवारें बनाने में गुजारे थे जो उसे बाहर रखने के लिए काफी मजबूत थीं, और अब एक ही नजर से उसने अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया था। उसने अपनी पेशानी ठंडे शीशे से लगाई और रात से सरगोशी की, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। और ये कहते हुए भी उसका दिल खौफ से कांप रहा था, क्योंकि गहराई में वो पूरी तरह यकीन नहीं रखती थी कि क्या वो इस आदमी का सामना करने के लिए तैयार है जिसने उसे तबाह किया था, या अपने उस हिस्से का जो अभी भी याद रखता था कि उससे मोहब्बत करना कैसा महसूस होता है। अगली सुबह एमिली इस बोझल एहसास के साथ जागी जो सांस लेना मुश्किल बना देता है। वो बेमुश्किल सोई थी। उसका जहन पार्क के इस लम्हे को दोहरा रहा था जब माइकल ने लेली को देखा था। उसके तासरात, हैरत, बेयकीनी, पहचान उसकी याददाश्त में नक्श थे। उसने उम्मीद की थी कि उनके रास्ते दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कि तकदीर ने कोई पुआ ने उसे आखिरकार सुकून दे दिया है। लेकिन तकदीर के बज़ाहिर दूसरे मंसूबे थे। वो खिड़की के पास खड़ी हुई, आसमान पर पहली रोशनी को रेंगते हुए देख रही थी और खुद को कायल करने की कोशिश की कि शायद वो गलत थी, कि शायद वो तलाश नहीं करेगा। लेकिन गहराई में वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। माइकल रास इस किस्म का आदमी नहीं था जो किसी ऐसी चीज से दूर चला जाए जिसने उसे हिला दिया हो। वो आएगा, यह सिर्फ वक्त की बात थी। जब वो इस सुबह कलेंक पहुंची तो उसका पीठ हर आवाज, हर कदम के साथ मड़ रहा था जो राहदारी में गूंजता था। इसके अर्द गर्द की दुनिया ज्यादा तेज महसूस हो रही थी, जैसे हर चीज अचानक फॉक्स में आ गई हो। उसने अपने साथी कारकुनों को एक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ सलाम किया, ये जाहिर करते हुए कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वो हर चंद मिनट बाद दरवाजा चेक करना नहीं छोड़ सकती थी। उसके एसाब घड़ी की हर टुक टुक के साथ जवाब दे रहे थे। लंच के वक्त जब वो स्टाफ रूम से बाहर निकलने वाली थी, वो जम गई। वो राहदारी में खड़ा था, इंतजार कर रहा था। वो टीवी उसकी तवक्को से ज्यादा पुरसकून लग रहा था, लेकिन उसके मन्ना के गर्द एक सख्ती थी जो अंदरूनी तूफान को जाहिर कर रही थी। आइमली, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ जाने के लिए मड़ी। लेकिन उसने पीछा किया। बराह कर्म, सिर्फ 1 मिनट, उसने कहा। हमें बात करने की जरूरत है। वह रखी और मड़ी। उसकी आवाज मुस्तहकम थी, हालांकि उसका दिल उसकी पुसलियों से टिकरा रहा था। बात करने के लिए कुछ नहीं है, वह बची, उसने कहा, और उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। अतमायना इतना टूट गया कि वो बेयकीनी सुन सके। वह मेरी है ना? अल्फाज उनके दरमियान लटक गए, बोझल और नाकाबिल वापसी। एमिली ने उसे एक तवील लम्हे तक देखा। उसका गला रंधा हुआ था। तुमने इस दिन वो सवाल करने का हक खो दिया था जिस दिन तुम चले गए थे, उसने आखिरकार कहा। उसकी आंखें सियाह हो गईं। निदामत की एक झलक उनमें आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। बस मुझे सच बताओ, सच क्या बदलेगा? वो चलाई। इसकी आवाज दबी हुई गुस्से से कांप रही थी। क्या ये तुम्हें वो आदमी बना देगा जो तुम तब नहीं थे? क्या ये उसे मिटा देगा जो तुमने मुझसे कहा था? उसने दूसरी तरफ देखा। इसका जबड़ा सख्त था। मुझसे गलती हुई, वो बड़बड़ाया। अब मैं जानता हूं। इसकी हंसी की तलखी ने उसे चौंका दिया। एक गलती?
तुमने मुझे इस तरह निकाल दिया जैसे मैं कुछ ना हूं। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें बचा चाहिए, लेकिन मेरे साथ नहीं। वो गलती नहीं थी माइकल, वो जुल्म था। राहदारी उनके सवा खाली थी। हुआ इस सब से बोझल थी जो उन्होंने कभी नहीं कहा था। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह वहां खामोशी से खड़ा रहा, हाथ जेबों में थे, एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसे अभी एहसास हुआ है कि वो अपनी ही तख्लीक के खंडरात में खड़ा है। एक तवील लम्हे के बाद वो जाने के लिए मड़ी, लेकिन उसकी आवाज ने उसे रोक दिया। मैं उसे देखना चाहता हूं, उसने नरमी से कहा। एमिली जम गई। नहीं, उसने फूरन कहा। हरगिज़ नहीं, तुम उसे मुझसे दूर नहीं रख सकते, उसने करीब आते हुए कहा। वो मेरी बेटी है। वो मड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। तुम्हें इस तरह पुकारने का कोई हक नहीं। तुम उसे नहीं जानते। तुम वहां नहीं थे जब वो पैदा हुई, जब वो रातों को रोती थी, जब मैं डायपर नहीं बदल सकती थी और फिर भी कर लेती थी। तुम्हें उस पर दावी करने का कोई हक नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुमने अचानक फैसला कर लिया कि तुम्हें परवाह है। वो उसके अल्फाज से लर्ज गया। उसने उसके परसकून तासरात के पीछे कुछ टूटते हुए देखा। शर्मिंदगी, पछतावा, शायद दिल टूटना भी, लेकिन उसने नरम होने से इनकार कर दिया गया। आइमली, ब्राह कर्म, इसका लहजा अब ज्यादा पुरसकून मायूस था। मैं सिर्फ चीजों को ठीक करना चाहता हूं। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे तुमने तबाह कर दिया। मैं उसे इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी जिस तरह तुमने मुझे पहुंचाई। वह उससे पहले कि वो जवाब दे सके चली गई। इसका दिल उसके कानों में थोड़े मार रहा था। जब वो इस रात घर पहुंची तो वो इतनी थकी हुई थी कि बेमुश्किल सूझ सकती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और लेली को फर्श पर बैठा देखा, क्रीवेंस और कागज से घरी हुई, खालिस खुशी के साथ उसे देखकर मुस्कुराती हुई, तो सारा खौफ किसी और चीज में घुल गया। अज़म, वो अपनी बेटी के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसे अपने बाजोवन में लपेट लिया। उसे मजबूती से पकड़ लिया। मामा ने आज तुम्हें याद किया, उसने सरगोशी की बेटी के शैम्पू और क्रीवेंस की पुरसकून खुशबू सूंघते हुए। लेली हंसी और उसे जवाब में गले लगाया, इस तूफान से बेखबर जो अफक पर मंडला रहा था। अगले चंद दिनों में एमिली ने मामूल पर आने की कोशिश की, लेकिन मामूल अब मौजूद नहीं था। माइकल ने कलिंग के करीब जाहिर होना शुरू कर दिया, कभी सरमायाकारी चेक करने के बहाने, कभी बाहर इंतजार करते हुए जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि वो बात करने के लिए रखेगी। उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो हर मौका पर उससे बचती रही, लेकिन एक रात जब वो काम से निकल रही थी, वो उसकी कार के पास इंतजार कर रहा था। मैं नहीं जा रहा, उसने धीमी आवाज में कहा जब उसने पास से गुजरने की कोशिश की। मैं नहीं कर सकता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। वो तकबर या कंट्रोल नहीं था, वो मायूसी थी। वो थका हुआ लग रहा था, उसका रिवायती आतिमाद छन चुका था। तुम नहीं समझते, उसने कहा, उसकी आवाज थकी हुई थी। यह अब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, मुझे उसकी हिफाजत करनी है। और तुम्हें लगता है कि मैं वो से तकलीफ पहुंचाऊंगा? उसने नरमी से पूछा। तुम पहले ही पहुंचा चुके हो, उसने जवाब दिया। उसका लहजा स्पॉट था। तुम्हें बस मालूम नहीं है। इसके बाद की खामोशी नाकाबिल बर्दाश्त थी। आखिरकार वो अपनी कार में बैठ गई, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार उसे देखा।
अगर तुम वाकई उसे ठीक करना चाहते हो तो हमें अकेला छोड़ दो। इसकी आवाज पुरसुकून लेकिन मुस्तहकम थी। तुमने अपना फैसला बहुत पहले कर लिया था, अब मुझे मेरे फैसले के साथ जीने दो। उसने इस बार पीछा नहीं किया, लेकिन जब वो घर जा रही थी उसे मालूम था कि ये खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में कुछ था जिसने उसे बताया कि वो हार नहीं मानेगा। और अगरचा इस ख्याल ने उसे खौफजदा कर दिया, उसके दिल के एक छोटे और दिलकुमार का हस्त और गुदार हिस्से ने सोचा कि शायद, सिर्फ शायद, वो बदल गया है। इस रात लेली को लिटाने के बाद एमिली सोफे पर बैठ गई। लेली की वो तस्वीर देख रही थी जो उसने तब ली थी जब वो बच्चा थी। उसके नुन्हे हाथ उसकी अंगुली को पकड़े हुए, वही पुराज़म तासर जो वो हर सुबह आईने में देखती थी। उसने अपनी बेटी के चेहरे के खाके पर हाथ फेरा और सरगोशी की। कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीनेगा। लेकिन ये कहते हुए भी वो इस एहसास को झटक नहीं सकी कि ये जो माजी उसने दफन कर दिया था वो अपना रास्ता बनाकर वापस आ रहा है, और ये कि इस बार वो उसे लड़े बगैर जाने नहीं देगा। अगला हफ्ता उसी बेरहम तनाव के साथ के साथ गुजरा जिसने माइकल की वापसी के बाद से एमिली की जिंदगी को अपनी लपेट में ले लिया था। हर सुबह वो उसी बूझ के साथ जागती जो उसके सीने को दबाता, गुस्से और खौफ का एक आमेजा, एक याद दहानी कि वो पुरसुकून दुनिया जो उसने ले ली और अपने लिए बनाई थी वो टूट रही थी। वो अपने दिन ऑटो पायलट पर गुजारती, काम पर अपना सुकून बरकरार रखने की कोशिश करती, अपने मरीजों को मुस्कुराती, लेली से बात करते वक्त नरम लहजा बरकरार रखती। लेकिन इंदर से वो बखर रही थी। वह हर जगह माइकल की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। उसकी नजर, उसकी आवाज, इस सब का भूत जिससे उसने कभी मोहब्बत और नफरत की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह वही आदमी नहीं था जिसने उसे निकाला था। उसने सब कुछ ज्यादा पेचीदा बना दिया था। वो बदल गया था, या कम अज कम है सब ऐसा लगता था। उसका तकब्र खामोश था जिसकी जगह किसी ज्यादा पुरसुकून और इंसानी चीज ने ले ली थी। अब वो काम पर बुराह रासत उसका सामना करने की कोशिश नहीं करता था। उसके बजाय उसने ये दिखाने के छोटे तरीके ढूंढे कि वो कोशिश कर रहा है। इस डार्डेकीर को आतियात भेजे जहां ले ली जाती थी। कम आमदनी वाले खानदानों के लिए कलंक का तब भी कर्ज अदा किया, इनमें से किसी का क्रेडिट लिए बगैर। वो जानती थी कि वो ये उसके लिए, उनके लिए कर रहा है, लेकिन उसने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ताहिम हर अमल इस कलह को गिरा रहा था जो उसने अपने अंदर बनाया था। एक रात जब वो लेली के साथ घर जा रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। एक मूसलाधार बारिश जिसने उन्हें सेकंडों में भगो दिया। हंसते हुए लेली ने अपना छोटा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, बारिश को अपने बालों को भगोने दिया। एमिली ने अपनी जेकट उतार दी और अपनी बेटी के सिर को ढांपने की कोशिश की जब उसने अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनी, अंदर आ जाओ। बस माइकल ने कार का दरवाजा खुला रखते हुए कहा। वो जम गई। उसकी आवाज पुरसुकून और खौफनाक दोनों थी। वह एक काली सिविक स्पक अब के पास खड़ा था। बारिश उसके बालों और कुंधों से टपक रही थी, लेकिन वो करीब नहीं आया। उसने सिर्फ इंतजार किया। एमिली एक तवील लम्हे तक हचुकचाई, अन्ना और अमलियत के दरमियान बटी हुई थी। लेली अब कांप रही थी, उसका छोटा जिस्म थरथराता था। आखिरकार उसने सांस ली और उसे बाजुअन में उठा लिया। सिर्फ इस एक बार उसने धीमी आवाज में कहा, कार की तरफ बढ़ते हुए, इंदर। यह गर्म था और देवदार और बारिश की हल्की बू आ रही थी।
माइकल ने खामोशी से गाड़ी चलाई, कभी कभार शीशे में उन्हें देखता। जब उसने पुछली सेठ से उसे 1 तौलिया दिया तो उनकी अंगलियां एक सेकंड के हिस्से के लिए छो गईं और उसने वो बरक़ी झटका महसूस किया जिसे वो बरसों से भूलने की कोशिश कर रही थी। जब वो उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रखा, एमिली ने फौरन दरवाजा खोला। शुक्रिया, उसने रूखेपन से कहा, जाने के लिए तैयार। लेकिन उसकी आवाज ने उसे रोक दिया। एमिली, रखो। वो बादल नखवास्ता मड़ी। उसने उसे देखा। बारिश अभी भी उसके चेहरे से टपक रही थी। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया, क्या उसे मैं खत्म नहीं कर सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन बराह करम मेरा यकीन करो जब मैं कहता हूं कि मैं हर रोज पछताता हूं। मैं बज़दिल था। मैंने सोचा कि मैं खुद को बचा रहा हूं, लेकिन मैंने वो वाहिद चीज तबाह कर दी जो वाकई अहम थी। वो उसे कहना चाहती थी कि बहुत देर हो चुकी है कि माफी माजी को नहीं बदलती। लेकिन जब उसकी नजरें उससे मिले, उसने वहां कुछ कुचा देखा, कोई ऐसी चीज जिसने हर चीज के बावजूद उसके सीने में दर्द महसूस कराया। माइकल, बस करो, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम्हें अब ये करने का कोई हक नहीं। तुम्हें वापस आने और ये दिखावा करने का कोई हक नहीं कि तुम्हें परवाह है। मैं दिखावा नहीं कर रहा, उसने कहा। मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम बस आ सकते हो और ये फैसला कर सकते हो, उसने पूछा। उसकी आवाज बुलंद हो रही थी। तुम वहां नहीं थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उसे क्या खाना पसंद है, या वो कैसे सोती है, या वो बार तीतली के लफ्ज का गलत तलफ्ज कैसे करती है। तुम उसे नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते। उसने उसे एक तवील लम्हे तक देखा, फिर उसने आहिस्ता से सिर हिलाया, उसके गुस्से को कबूल करते हुए अभी के लिए। फिर मुझे सीखने दो, उसने धीमी आवाज में कहा। इसके अल्फाज की सादगी ने उसे हैरत में डाल दिया। बरसों में पहली बार वो इस आदमी की तरह नहीं लग रहा था जो आर्डर देता था और इताअत की तवक्को रखता था। वो एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो कोशिश करने की इजाजत मांग रहा हो। उसने जवाब नहीं दिया। उसके बजाय उसने लेली को अपने बाजुओं में लिया। एक और खामोश शुक्रिया बड़बड़ाया और अमारत में गायब हो गई। इस रात एमिली सो न सकी। वो उसका चेहरा देखती रही, उसके अल्फाज सुनती रही। उसे नफरत थी कि उसका एक हिस्सा अब भी उसका यकीन करना चाहता था। लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। ताहम वो आदमी जो उसने कार में देखा था, वो नहीं था जिसने उसे तबाह किया था। उसकी आंखों में खुलूस था, शायद मोहब्बत भी, लेकिन उसने खुद को वो रातें याद दिलाएं जो उसने अकेली गुजारी थीं। आंसू, खौफ, उसे ना निकालने की भेक मांगने की ज़लत। वो दोबारा वो दरवाजा खोलने का खतरा मूल नहीं ले सकती थी। अगले चंद हफ्तों के दौरान ताहम वो जाहिर होता रहा, कभी मुदाखलत करने वाले अंदाज में नहीं, कभी मुतालबा करते हुए नहीं। एक बार उसे अपने दरवाजे पर एक छोटा सा बॉक्स मिला। इंदर लकड़ी का एक म्यूजिक बॉक्स था, हाथ से तराशा हुआ, जिस पर एक नोट था जिस पर लिखा था लिली के लिए, किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो जानना चाहता है कि उसकी पसंदीदा लोरी कौन सी है। दूसरी बार उसने क्लिनिक के बाहर इंतजार किया, सिर्फ उसे घर छोड़ने के लिए, जब शहर में बजली चली गई। उसने ज्यादा बात नहीं की, वो सिर्फ खामोशी से उसके साथ चला। उसके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे। एक रात जब शहर की रोशनियां गीली सड़कों पर मुनाक्स हो रही थीं, लेली ने असा
उसे दरवाजे पर इंतजार करते देखा। उसकी आंखें रोशन हो गईं। मामा, ये कार वाला मेहरबान आदमी है, उसने खुशी से कहा, अपना छोटा हाथ हिलाते हुए। एमिली जम गई। उसका पीठ जकड़ गया। माइकल लेली को देखकर नरमी से मुस्कुराया, उसके बराबर झुका। हेलो जॉर्ज, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें म्यूजिक बॉक्स पसंद आया? लेली ने जोश से सिर हिलाया। एमिली का हाथ पकड़ लिया। यह सोने वाला गाना बजाता है, उसने फख्र से कहा। मामा उसे बस मेरे लिए गाती हैं। इसकी मुस्कुराहट थोड़ी लड़खड़ाई और एमिली उसके पर्स को उन तासरात के पीछे जज्बात देख सकती थी। वह लम्हा, लिली की मासूमियत, उसका खामोश हैरत, उसने उसके अंदर कुछ नहता कर दिया। पहली बार उसने देखा कि उसके लिए यह महसूस करना किया है कि उसने क्या खो दिया है। वो गुस्से में नहीं था और न ही दिफाई अंदाज में। वो इससे टूटा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ देखा जब उसने लेली को कागज की एक छोटी कश्ती दी जो उसने एक नेपकिन से मोड़ी थी। अगली बारिश के लिए उसने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। लेली हंसी और उसे ले लिया। जब वो दूर चले गए, एमिली ने महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों में चुभ रहे हैं। वो आदमी जिससे उसने कभी नफरत की थी, किसी तरह उसने दोबारा उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया था। बड़े अशारों या वादों से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से जिसकी उसने तवक्को नहीं की थी। सब्र। और हालान का वह खुद से कहती रही कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो उसे माफ नहीं करेगी। उसके अंदर कुछ पहले ही बदलना शुरू हो चुका था। उसे नफरत थी कि पुरानी यादें कितनी आसानी से वापस आती हैं। उसकी छोन की गर्मजोशी, हंसी जो उन्होंने कभी शेयर की थी, जिस तरह वो उसे देखता था जैसे वो दुनिया की वाहिद शख्स हो। इस रात लेली को लिटाने के बाद एमिली फिर खिड़की पर खड़ी हुई, बारिश से भीगी सड़कों को देखने लगी। कहीं वो जानती थी कि वो भी उनके बारे में सोच रहा है। पहली बार उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ। उसने कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस किया। उम्मीद की एक झलक। हफ्ते गुजर गए और जिंदगी ने एक ऐसी ताल इख्तियार करना शुरू की जिसकी एमिली ने तवक्को नहीं की थी। माइकल उसकी दुनिया में एक खामोश लेकिन नाकाबिल इनकार मौजूदगी बन गया। उसने खुद को उनकी जिंदगियों में जबरदस्ती दाखिल नहीं किया, बल्कि वो हदूद पर रहा। वहां जाहिर होता रहा जहां उसे सबसे कम तवक्को होती थी। हमेशा महता, हमेशा नपा तला। कभी कभी वो हफ्ता के दिन पार्क से गुजरता, ये दावी करते हुए कि यह एक इत्तेफाक था कि वो वहां था जब लेली झूलों पर खेल रही थी। दूसरी बार वो लेली के लिए सूची समझी छोटी चीजें भेजता। जानवरों के बारे में एक नई किताब, सितारों की शक्ल का एक पुजल, उसके पसंदीदा रंगों के रिबन्स। वो कभी हद से तजावुज नहीं करता था और शायद यही वो चीज थी जिसने एमिली के लिए अपनी दीवारें खड़ी रखना ज्यादा मुश्किल बना दिया था। उसके सब्र ने उसकी ताकत से ज्यादा मुअस्सर तरीके से उसे नहता कर दिया। लेली उसे ये समझे बगैर प्यार करती थी कि वो वाकई कौन है। वो उसे मेहरबान साहब कहती थी और उसकी मासूम खुशी जब भी वो उसे देखती एमिली के लिए उन्हें अलग रखना तकरीबन नामुमकिन बना देती थी। एक सहपहर जब वो पार्क के एक बंच पर बैठी लेली को तितलियों का पीछा करते हुए देख रही थी, माइकल एमिली के साथ बैठ गया। उनके दरमियान एक आरामदेह खामोशी छा गई। यह हैरत अंगेज है, उसने धीमी आवाज में कहा। इसकी आवाज में अकीदत जैसी कोई चीज थी, जैसे वो इठी को खेलते देखने का जादू तोड़ने से डर रहा हो। एमिली का दिल उसे सुनकर दिखा। यह है
उसने नरमी से कहा, उसे देखे बगैर। वह सब कुछ है। एक लम्हे के लिए उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, तुमने ये सब अकेले किया। उसके अल्फाज सवाल नहीं थे, बल्कि हैरत और पुछतावे से भरा एक बयान थे। वो आखिरकार उसकी तरफ मुड़ी, उसके तासरात नाकाबिल फहम। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने उसका ख्याल रखा। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया। एतराफ उसे काट रहा था। मैं जानता हूं, उसने कहा। मैं बेवकूफ था। मैंने सोचा कि मैं पाचिए अपनी जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं इस वाहिद शख्स को भी नहीं समझ सका जो वाकई मेरी परवाह करता था। इसकी ईमानदारी ने उसे हैरत में डाल दिया। ये वो मशक शद्दा दिलकशी नहीं थी जो वो सुनती थी। ये कुचा था, बगैर किसी दिफा के। वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे, इसलिए कि उसने कुछ नहीं कहा। अगले चंद हफ्तों के दौरान इसकी मौजूदगी उनके दरमियान एक नाजुक सलह बन गई। उसने लेली के साथ मुख्तसर लम्हात गुजारना शुरू किए। एमिली हमेशा करीब रहती, एहतियात से देखती। एक बार वो चिड़िया घर गए। एक अचानक दौरा जिसके बारे में लेली ने कई दिनों तक बात करना बंद नहीं किया। एमिली ने ऐसा होने देने का मंसूबा नहीं बनाया था, लेकिन जब माइकल इस सुबह पार्क में टिकट हाथ में लिए जाहिर हुआ और लेली का चेहरा खालिस जोश से रोशन हो गया, तो वो खुद को न कहने पर मजबूर न कर सकी। उन्हें एक साथ देखना खूबसूरत और तकलीफदह दोनों था। माइकल लेली को अपने कंधों पर उठाए हुए था, ज़राफ़ों और पेंगुइन्स की तरफ इशारा कर रहा था। इसकी हंसी हकीकी और गर्मजोशी वाली थी। ये उसका वो पहलू था जो एमिली ने पहले कभी नहीं देखा था। ताकतोर और दूर रहने वाला सी यो एक ऐसे आदमी में बदल गया था जो सिर्फ एक छोटी बच्ची की हंसी सुनने के लिए जानवरों की मज़हका खेज आवाजें निकालता था। इस रात लेली को लिटाने के बाद एमिली एक कप चाय के साथ बालकोनी में बैठ गई। उसके ख्यालात उलझे हुए थे। अब वो सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती थी। वो बदल रहा था, अल्फाज से नहीं बल्कि आमाल से, और उसने उसे उसके गुस्से से ज्यादा खौफजदा कर दिया था। क्योंकि अगर वो वाकई बदल गया था, अगर वो आदमी जिसने कभी उसका दिल तोड़ दिया था अब मोहब्बत करने के काबिल था, तो उसे उस चीज का सामना करना पड़ेगा जिससे वो बरसों से बचती रही थी। इसका वो हिस्सा जो अब भी उससे मोहब्बत करता था। अगली सुबह उसे अपने दरवाजे के नीचे सरकाया हुआ एक लफाफा मिला। ये उसका मामूल का लतीफ इशारा नहीं था। अंदर उसका हाथ से लिखा हुआ एक खत था। ये लंबा नहीं था, लेकिन हर लफ्ज नपात तला महसूस होता था। उसने लिखा कि वह जानता है कि उसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन वो उसे कमाने की कोशिश करना चाहता है, अपने लिए नहीं बल्कि लेली के लिए। उसने लिखा कि उसे देखकर वो उमैसिब की सब का सामना करने पर मजबूर हुआ है जिससे वो भाग रहा था। अपना खौफ, अपनी अना, अपनी तन्हाई। और फिर उसने उसे एक ही सत्र के साथ खत्म किया जिसने उसके सीने को तकलीफदह हद तक जकड़ लिया। तुम ठीक कहती थीं, मोहब्बत कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये रुक जाने के बारे में है, चाहे ये तुम्हें खौफजदा कर दे। इसने खत 2 बार पढ़ा। आखिर में उसकी आंखें नम हो गईं। उसका एक हिस्सा उसे फाड़ देना चाहता था, उसे दफन कर देना चाहता था, ये जाहिर करना चाहता था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जिसने हमेशा यकीन किया था कि उसमें अभी भी भलाई है, वो यकीन करना चाहता था कि शायद, सिर्फ शायद, अभी बहुत देर नहीं हुई। फिर भी वो तैयार नहीं थी। माफी एक ऐसी अयाशी थी जिसके बारे में वो यकीनी नहीं थी
कि वो उसे बर्दाश्त कर सकती है। 1 हफ्ते बाद लेली बीमार हो गई। यह एक बुखार से शुरू हुआ जो रात के दौरान बिगड़ गया। एमिली ने रात उसके बिस्तर के पास बैठकर गुजारी। उसकी पेशानी पर ठंडा कपड़ा रखा। वो लोरियां सरगोशी की जिन्हें गाने की उसमें बेमुश्किल तवानाई थी। सुबह तक बुखार मजीद बढ़ गया था और घबराहट ने उसके सीने को जकड़ लिया। वो लेली को अस्पताल ले गई। उसका जहन खौफ की धुंध में था। घंटों बाद वो जरातीम से पाक इंतजार गाह में बैठी थी। फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। ये तब था जब माइकल वहां पहुंचा, बेदम, जैसे वो सारा रास्ता भाग कर आया हो। एमिली, उसने कहा। उसकी आवाज फिक्र से दबी हुई थी। क्या हुआ? वो बहस करने के लिए बहुत थकी हुई थी। ये सोचने के लिए बहुत खौफजदा थी कि उसे कैसे मालूम हुआ। बुखार, उसने कमजोरी से कहा। वो टेस्ट कर रहे हैं। इसके तासरात नरम हो गए और इजाजत मांगे बगैर वो उसके पास बैठ गया। अगले चंद घंटों तक वो नहीं गया। वह उसके लिए पानी लाया। उसने डॉक्टरों से बात की। उसने उसका हाथ थामा जब वो कांपना नहीं रोक सकती थी। और जब लेली आखिरकार जागी, नींद में लेकिन मुस्कुराते हुए, वो भी वहां था। खामोशी से बिस्तर के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें सुकून से चमक रही थीं। यह इस अस्पताल के कमरे में था, सख्त फ्लोरोसेंट लाइट्स के नीचे कि उनके दरमियान कोई चीज बदली और गैर वापसी शक्ल इख्तियार कर गई। एमिली ने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी अन्ना और फख्र से छन चुका था। एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी दुनिया अब एक छोटी बच्ची के गर्द घूमती थी, जिसे यह भी मालूम नहीं था कि वो उसे बचा रही है। जब लेली ने एक नन्हा हाथ बढ़ाया, रुक जाओ, बड़बड़ाते हुए, तो उसने ऐसा ही किया। वो उसके बिस्तर के पास बैठ गया, आहिस्ता से उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए। जब वो दोबारा सो गई, एमिली ने खामोशी से देखा। इसका दिल इन तरीकों से खुल रहा था जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। इस रात देर से जब लेली आराम कर रही थी, माइकल एमिली के साथ राहदारी में गया। उसकी आवाज बेमुश्किल सरगोशी थी। मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। उसने उसे देखा। थकन उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी और धीमी आवाज में कहा, तुमने ये पहले एक बार कहा था और मैं नाकाम रहा, उसने जवाब दिया। लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा। चाहे तुम मुझे कभी माफ ना करो, मैं यहीं रहूंगा। पहली बार उसने उसका यकीन किया। उसने उसे बुलंद आवाज में नहीं कहा, लेकिन गहराई में उसके अंदर कुछ नरम हो गया। वह आदमी जो उसे एक बार बारिश में छोड़ गया था, वापस आ गया था। लेने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि रखने के लिए। और ये किसी भी माफी से ज्यादा वो था जिसका उसने इंतजार किया था। अस्पताल की उस रात के बाद महीने गुजर गए और सब कुछ खामोशी और गैर एलानिया तरीके से बदलना शुरू हुआ। माइकल एक मुस्तकिल मौजूदगी बन गया। अब उनकी जिंदगियों के किनारों पर नहीं मंडलाता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनका हिस्सा बन रहा था। उसने उसे जबरदस्ती नहीं किया। उसने उसे कुमाया, एक एक टुकड़ा करके, सब्र और आजिज़ी के जरिए, जिसका एमिली ने कभी उसे काबिल नहीं समझा था। हर सुबह वे फोन करके पूछता कि लेली कैसा महसूस कर रही है, और हर वीक एंड पर पूछता कि क्या वो उसे देख सकता है। कभी एमिली हां कहती, कभी ना, लेकिन उसने कभी असरार नहीं किया। जब वो आता, वो घंटों फर्श पर बैठकर बलाकिस के मीनार बनाता, लेली को उन्हें गुराने देता, और जब वो खुशी से चीखती तो हंसता। इसमें अब एक मिठास थी जिसने एमिली के लिए अपने गुस्से को बरकरार रखना ज्यादा मुश्किल बना दिया था।
उसने अपनी जिंदगी उस दर्द के गर्द बनाई थी जो उसने उसे दिया था, और अब वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसी चीज में बदल रहा था जिसे वो नाम देना नहीं जानती थी। एक सहपहर वह इस पार्क में आया जहां एमिली और लेली तालाब के पास बतखों को दाना डाल रही थीं। हुआ ठंडी थी, आसमान बाहर के आगाज की रोशनी के साथ नरम था। वो एमिली के लिए काफी और लेली के लिए रोटी के छोटे टुकड़ों का एक कागज का बैग लाया। तुम्हें जरूरत नहीं थी, एमिली ने कहा, अगरचा उसने कब कबूल कर लिया। मैं जानता हूं, उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन मैं करना चाहता था। यह एक सादा सा तबादला था, ताहम इसमें कुछ अजीम शान महसूस हुआ। बरसों तक उसके अल्फाज हथियार रहे थे, तलखी और पुछतावे से भरे हुए। अब वो महता, मेहरबान, तकरीबन मीठे थे। लेली पानी में रोटी डालने के लिए कि भागी और माइकल एमिली की तरफ मुड़ा। मैं सोच रहा था, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी थी। किस बारे में? उसने एहतियात से पूछा। वो हचकचाया, उसकी नजर अपनी बेटी का पीछा कर रही थी। इस बारे में कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुमने इस रात मेरी बात नहीं मानी, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर तुमने मानी होती तो मैं उसे कभी न जान पाता, कभी न समझ पाता कि मोहब्बत दर हकीकत क्या है। एमिली ने तब उसे देखा, वाकई उसे देखा, और उस मगरूर आदमी को नहीं देखा जिसने उसे निकाल दिया था, बल्कि किसी ऐसे शख्स को देखा जो जिंदगी, नदामत और मोहब्बत से छन चुका था। तुम जालिम थे, उसने नरमी से कहा। उसके अल्फाज गुस्से में नहीं बल्कि सच्चाई पर मबनी थे। मैंने तुम्हें तबाह कर दिया, मैं जानता हूं, उसने टूटती हुई पैता हुई आवाज में कहा, और मैं अपनी बाकी जिंदगी उसकी तलाफी करने की कोशिश में गुजार दूंगा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी अब काटने वाली नहीं थी। ये सोच विचार वाली थी, गैर यकीनी, लेकिन अब बंद नहीं थी। जब सूरज गुरूब होने लगा, लिली भागती हुई वापस आई। उसके गाल हुआ से सरख थे। उसने अपना छोटा हाथ माइकल की तरफ बढ़ाया। खेलने आओ, उसने सिर्फ इतना कहा, उसे खींचते हुए। वो मुस्कराया, खड़ा हुआ और बगैर किसी हचकचाहट के खेल के मैदान की तरफ उसके पीछे चला गया। एमिली ने उन्हें देखा। उसके सीने में एक अजीब सी गर्मजोशी फूटने लगी। बरसों में पहली बार उसने अपना माजी नहीं देखा। जब उसने उसे देखा, उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो मुस्तकबल बनाने की कोशिश कर रहा था। आने वाले हफ्तों में तब्दीली नाकाबिल इनकार हो गई। उन्होंने रात के खाने शेयर करना शुरू किए, छोटे और सादा, एमिली के अपार्टमेंट के फर्श पर टेक ओवे खाना, जबकि लेली अपनी ड्राइंग दिखाती थी। शुरू में ये अजीब था। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता था, लेकिन जल्द ही सुख्ती खत्म हो गई। वो ज्यादा आसानी से हंसता था, ज्यादा देर ठहरता था और बोलने के बजाय सुनना सीख लिया था। एमिली ने खुद को उसके आने का इंतजार करते पाया, हालांकि वे खुद से कहती थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अभी तक माफी नहीं थी, लेकिन ये उसके करीब कुछ था। एक रात जब लेली बिस्तर पर जा चुकी थी, एमिली बालकोनी में खड़ी थी, जबकि माइकल अंदर ही रहा, बर्तन साफ कर रहा था। शहर उसके गर्द चमक रहा था, खिड़कियां सितारों की तरह रोशन थीं। जब वो उसके पास आया तो वो काफी देर तक खामोशी में रहे, रात की गूंज सुनते रहे। मुझे अभी भी वो आखिरी बात याद है जो मैंने तुम्हारे जाने से पहले कही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने कहा था कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए, लेकिन मेरे साथ नहीं।
उसने बगैर किसी हचकचाहट के जवाब दिया। वो कानपा। ये वो जुमला है जो हर रोज मेरा पीछा करता है, उसने एतराफ किया। ये वो चीज है जो मैं हर बार सुनता हूं जब मैं उसे देखता हूं, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं। मैंने जो कहा उसे मैं बदल नहीं सकता। लेकिन काश तुम जानते कि मुझे कितना पछतावा है। एमिली उसकी तरफ मड़ी। उसकी आंखें नरम लेकिन थकी हुई थीं। पछतावा दर्द को नहीं मिटाता, उसने कहा। नहीं, वो मुत्तफक हुआ, लेकिन शायद मोहब्बत उसे शफा दे सके। एक तवील लम्हे तक दोनों में से कोई नहीं बोला। उनके दरमियान हुआ नाजुक महसूस हो रही थी, जैसे शीशा जो गलत लफ्ज से टूट सकता हो। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, तुमने मुझे इतनी गहरी तकलीफ पहुंचाई कि मैंने मोहब्बत पर यकीन करना छोड़ दिया। लेकिन तुम ही वो वजह हो कि मैंने सीखा कि हकीकी मोहब्बत क्या है, क्योंकि जब तुम चले गए तो मुझे सब कुछ उसे देना पड़ा। उसने उसे देखा। उसके तासरात दर्द और सताइश से भरे थे। फिर शायद उसने नरमी से कहा, तुम मुझे उस तरह मोहब्बत करना सिखा सको। उसके अंदर तब कुछ टूट गया, दर्द से नहीं बल्कि रहाई से। बरसों की तलखी पिघल गई। पीछे सिर्फ थकन और एक अजीब और तकलीफदह अमन रह गया। उसने हां नहीं कहा। उसने उसे माफ नहीं किया, अभी नहीं, लेकिन उसने उसे दूर भी नहीं किया। वो वहां खामोशी में रहे। उनके कंधे थोड़े से छो रहे थे। दोनों शहर को देख रहे थे, जिसने एक बार उनकी कहानी नगल ली थी और बैडब उनकी दोबारा पैदाइश का खामोश गवाह था। हफ्ते महीनों में बदल गए और जो एक नाजुक बकाए पाहमी के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक मुस्तकिल चीज बन गया, कुछ मुकम्मल। माइकल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस आदमी के तौर पर नहीं जिसने उन्हें छोड़ दिया था, बल्कि एक बाप के तौर पर जो आहिस्ता आहिस्ता बुला मशरूत मोहब्बत करना सीख रहा था। वो लेली को डे केयर से लेता। उसने उसके बालों में पर्री तरह चोटियां बनाना सीख लिया और वो देर तक जागकर पलाकिस के कल्ले बनाने में उसकी मदद करता, जो कभी सीधे नहीं रहते थे लेकिन हमेशा उसे हंसाते थे। एमिली कभी कभी कमरे के दूसरे कोने से उन्हें देखती, उसका दिल भरा हुआ और खौफजदा एक साथ। एक रात जब वो एक साथ घर जा रहे थे, लेली ने दोनों हाथ पकड़ रखे थे। उसने मासूमियत से ऊपर देखा और कहा, मामा, क्या आप मेहरबान साहब से प्यार करती हैं? क्या आप प्यार करती हैं? सुपुर पूछा है। सवाल ने एमिली को हुआ कि एक झोंके की तरह मारा, उसे वहीं रोक दिया। माइकल भी जम गया। इसकी नजर इस पर जमी थी। एक लम्हे के लिए वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। फिर वो झुकी, लिली के चेहरे से बालों की एक लट हटाई। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूं, उसने नरमी से कहा। यह झूठ नहीं था, ना ही ये कोई वादा था, लेकिन यह हकीकी था। इस रात बाद में जब लेली सो गई, माइकल दरवाजे के पास खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार। वो खुश है, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने उसे सब कुछ दे दिया है। एमिली धीमी सी मुस्कुराहट मुस्कुराई। हमने उसे सब कुछ दिया है, उसने तस्हीह की। उसकी आंखें जज्बात से झपकने लगीं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इम्कान है, उसने आहिस्ता से पूछा, कि हम दोबारा शुरू करें, वहां से नहीं जहां हम थे, बल्कि उससे कि हम अब कौन हैं। उसने उसे एक तवील लम्हे तक देखा। दिल सबसे बोझल था जो उन्होंने बर्दाश्त किया था। फिर उसने सिर हिलाया। सिर्फ एक बार शायद, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जल्दी मत करो, उसे बढ़ने दो। वो तब मुस्कराया।
एक छोटी और हकीकी मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक पहुंची, और बरसों में पहली बार। एमिली उससे खौफजदा नहीं थी। जब वो चला गया, वो खिड़की पर खड़ी हो गई। उसे खामोश सड़क पर चलते हुए देखती रही जब तक कि वो रात में गायब ना हो गया। उसके पीछे लिली अपनी नींद में हिली, नरमी से बड़बड़ाई, एमिली मड़ी और अपनी बेटी को देखा। इसका मौजज़ा, उसका सबूत कि मोहब्बत बदतरीन अंजाम से भी बच सकती है। इस लम्हे में उसे वो समझ आ गया जो पहले नहीं आया था। कभी कभी जो लोग हमें तोड़ते हैं वो मिटाने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो वापस आने के लिए होते हैं, बदलकर हमें ये दिखाने के लिए कि शफा दर्द को भूलने से नहीं आती, बल्कि उसका सामना करने और बहरहाल मोहब्बत को चुनने से आती है। और जैसे ही रात ने शहर को अपनी लपेट में लिया, एमिली ने आखिरकार दोबारा सांस लेने की इजाजत दी। इसलिए नहीं कि सब कुछ मुकम्मल था, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसने वाकई यकीन किया कि ऐसा हो सकता है।